चलो। चलो यार स्टार्ट करते हैं। चल नहीं रहा। इसको वो करवा दो, चल नहीं रहा। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं यार। क्या करा था लास्ट बताइए। लॉग हो गया था ना अपना। ठीक है भाई। तो हम लोगों ने सारी बातें कर ली हैं। आज तो कोई नया बच्चा नहीं है ना। अबे यार तुम कब आना बंद करोगे बे। कौन है, कितने नए बच्चे हैं जो पहली बार मुखड़ा देख रहे हैं। बताओ, हद है यार तुम्हारी। चलिए, शुक्र है आज नया टॉपिक स्टार्ट होना है तो कोई दिक्कत नहीं है। सुनिएगा। हेलो। अरे ये ठीक करवाओ यार। है, लास्ट क्लास में ये होता है। लास्ट क्लास में ऐसा होता है। गलती कर दी मैंने, क्लास लास्ट क्लास लिया। अरे चल नहीं रहा भैया। नहीं चल रहा भाई। रिकॉर्डिंग चालू कर दी थी। क्या बोलना चाह रहे हो। क्वेश्चन। अच्छा, तो वो करेंगे ना, अभी डिस्कस हो जाएंगे सारे। यार अब मैं, यार ये पहले करके रखा करो यार। अब क्लास का टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं क्या करूं। मैं इनका मुखड़ा देखूं मैं। बताओ। चलो तब तक तुमसे पूछ लेते हैं। लो यार तुम्हारा टेस्ट लेते हैं ऐसे की टेस्ट। हाँ भाई। वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन जल्दी बताइए। वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन। 1/x, बैठ जाइए। वाई इज इक्वल टू कॉस 2x का इंटीग्रेशन। कॉस 2x का इंटीग्रेशन माइनस आएगा। इंटीग्रेशन पूछ रहा हूँ। कॉस का इंटीग्रेशन होता है माइनस। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। साइन एक्स। कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ। बस साइन 2x। बस नहीं बाय। बाय 2। चलो चल रहा है, चलिए। चलिए आइए। आओ भाई, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अरे भैया, सही करके रखा करो यार। क्या करते हो आप लोग। सारे काम मुझे करने पड़ रहे हैं। ये वाला काम भी मुझे दे दो आप। सैलरी बढ़वा लेता हूँ मैं अपनी। हाँ यार रुको जरा। वो किधर गया टेम्पलेट। राइटिंग बोर्ड आ गया। इसमें वो आता था यार, एक वो कस्टमाइज करने वाला। हाँ ये है सब्जेक्ट। कस्टमाइज।
अब देखें जरा, अब आ रहा है क्या? बताओ। बोलता हूँ यार, खान सर को बोलता हूँ मैं, सर सारे काम मुझे करने पड़ रहे हैं यहाँ पे। करके रखा करो यार, टाइम वेस्ट होता है भाई। अभी तक तो मैं पता नहीं क्या नाम है, क्या क्या पढ़ा चुका होता, 2 3 लोगों को डांट भी चुका होता था। मुझे डांटने की जल्दी है? बेटा तुम हो ही ऐसे, इतने अच्छे प्यारे बच्चे हो, देखते ही एकदम मन से डांट निकलती है एकदम कि हाँ यार आज, जब तक डांटूंगा नहीं तब तक सोऊंगा नहीं आज। खैर चलो छोड़ो, ये तो चलता रहेगा, सुनिएगा। अबे नए बच्चे आए, उनके सामने तो यार थोड़ी, कम से कम उनको तो यार थोड़ा रेस्ट लेने दो। वो भी कहेंगे यार कहीं मास्टर कैसा है यार ये। चलिए स्टार्ट करते। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या क्या पढ़ लिया है, मैं आपको पहले 2 मिनट जल्दी से बता दूं, जो नए वाले बच्चे हैं उनको भी बता देता हूँ। हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली हैं। आपका काम क्या होगा? आपका काम होगा उनको करना, आपका काम होगा उनको रिवाइज करना, और सैटरडे को उनके डाउट्स पूछना। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो नए वाले बच्चे जो पहली बार आए हैं, सबसे पहले वो लोग क्या करने वाले हैं, मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ। अगर किसी की मैच एकदम उड़ी हुई है, एकदम उड़ी हुई है का मतलब एकदम ही उड़ी हुई है, पावर वावर भी नहीं आती, डेसिमल को ऐड करना नहीं आता, बॉड मास नहीं आता, एलसीएम लेना नहीं आता, कुछ नहीं आता, ऐसे ही आ गए हैं बस। तो अगर ऐसे बच्चे हैं तो उनके लिए जनरल मैथ्स सबसे पहले आप वही करेंगे। जो नए बच्चे हैं उनको बता रहा हूं मैं, अगर बिल्कुल ही एकदम जीरो लेवल माइनर नेगेटिव में हो तो वहां से स्टार्ट करना है, तो आप जनरल मैथ्स की वीडियोस देखेंगे। मैंने बहुत डिटेल में बेसिक मैथ्स पढ़ा दिया है। आपका काम होगा कि आपको उन वीडियोस को देखना है, और हर सैटरडे को हमारी एक रिवीजन क्लास लगती है। तो उस रिवीजन क्लास में आप लोग आइए। उस रिवीजन क्लास में मैं आपको पूरा अच्छी तरीके से सारे जो भी आप पढ़ के आए हैं तो मैं एक बार ब्रीफ कर दूंगा। लेकिन पढ़ने का काम आपका है, मैं बार बार बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करवा सकता, आप समझने की कोशिश करिए। मैंने जितना डेप्थ में, जितना डिटेल में मैंने लाइव लेक्चर्स लेके कराए, उतना मैं एक पर्टिकुलर सैटरडे की क्लास में नहीं करवा पाऊंगा। थोड़ा समझने की कोशिश करो इस बात को। तो प्लीज आप वीडियो देख के आइएगा। जिनकी मैथ्स बिल्कुल ही उड़ी हुई है उनको जनरल मैथ्स देखनी है, स्टार्टिंग के 2 या 3 लेक्चर मैंने इसके लिए थे। इसके बाद आपकी सीक्वेंस क्या होगी? पहला सीक्वेंस तो यही है, जिनको नहीं आता, जिनको आता है वो इसको स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरा आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री। दूसरा आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री के मैंने कुछ लेक्चर्स लिए हैं, मैंने बहुत डिटेल में जितना भी ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी फिजिक्स में वो सारी ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ाई है। तीसरा आपको पढ़ना है ग्राफ्स के बारे में। चौथा आपको पढ़ना है कैलकुलस। कैलकुलस में मैंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों करा दिया है, मैंने बहुत डिटेल में आपको ये चीजें बताई हैं, तो आपको ये दोनों काम करने हैं। उसके बाद लास्ट में आपको ये अलजेब्रा तो मुझे भी बताना है। उसके बाद लास्ट में आपको क्या पढ़ना है? लॉग। अभी के लिए फिलहाल अगर आप लॉग स्किप भी करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि अभी फिजिक्स में लॉग का बहुत ज्यादा यूज नहीं होने वाला है, ठीक है? तो जहां यूज होगा वहां पे हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। बट ये सीक्वेंस आपको फॉलो करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे आने वाले चैप्टर्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यही 3 है, ट्रिग्नोमेट्री, ग्राफ्स और कैलकुलस। उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? कैलकुलस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो मुझे चाहिए ही चाहिए, वो कौन सा टॉपिक है? कैलकुलस। ठीक है, तो ये मेरी सीक्वेंस है, आप इसी सीक्वेंस के अंदर करेंगे। मैं ये सब पढ़ा चुका हूँ, सारी चीजें मैं कवर कर चुका हूँ, तो आपको ये सीक्वेंस फॉलो करनी है, और सीक्वेंस फॉलो करके आपको अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है। ठीक है भैया? चलिए अब एलजेब्रा का छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, एक बार जल्दी से ये भी कर लेते हैं। तो 2 3 छोटी छोटी चीजें बतानी है मुझे, और उसके बाद फिर मैं आज वेक्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। बट उससे पहले अगर टाइम मिलेगा तो हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन भी कर लेंगे अपने क्या नाम है, जो भी मॉड्यूल और डीपीपी के क्वेश्चन है उनका। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो एलजेब्रा में हमें क्या पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। हमें 3 टॉपिक्स मेनली पढ़ने हैं। सबसे पहले है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। उसके बाद है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। और उसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो ये 3 टॉपिक छोटे छोटे हैं, जल्दी से कवर करते हैं इसको। तो पहली हेडिंग डालो, लिखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हेडिंग डालिए, लिखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जितना बता रहा हूं सिर्फ उतना ही करना है, उससे एक भी स्टेप आगे पीछे कहीं नहीं जाना। जितना बता रहा हूं उतना ही फॉलो करो बस। व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? क्या हुआ? देख रहा है मजे से? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग एपी बोलते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एपी।
क्या होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। वैसे आपने बहुत बेसिक तो शायद 9th-10th क्लास में भी पढ़ा होगा, तो जितना वहां पे पढ़ा है उतना ही चाहिए बस। मैं यहाँ पे कोई पीएचडी नहीं कराने वाला आपको। सुनना जरा, अगर आपके पास कोई ऐसी सीरीज आ गई, अगर मान लेते हैं आपके पास किसी नंबर्स की सीरीज आ गई, कैसी सीरीज आ गई सर? ए, पहला टर्म ए, फिर दूसरा टर्म ए प्लस डी, फिर तीसरा टर्म ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d एंड सो ऑन, ऐसे करते चले गए। अगर ऐसी कोई सीरीज आपको दिख रही है तो ये सीरीज किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पहचानने का तरीका क्या है? आप कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लीजिए, जो भी डिफरेंस आएगा वो हमेशा सेम आना चाहिए। क्या बोला मैंने? कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लो, वो डिफरेंस कैसा आना चाहिए? सेम आना चाहिए। ए प्लस डी को ए से सब्ट्रैक्ट करोगे कितना मिलेगा? डी मिलेगा। ए प्लस 2d माइनस ए प्लस डी करोगे कितना मिलेगा? डी मिलेगा। कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट, कंसेक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो, या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करो, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करो। इन टर्म्स को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो भी तुम्हें आंसर मिलेगा वो आपको कांस्टेंट मिलने वाला है, और उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे दो टर्म्स आपको डिफाइन करने हैं। बातें मत कर भाई, बातें मत कर, उड़ा दूंगा मैं, बातें मत कर। फर्स्ट टर्म, तुम बीच में बैठे हो, तुम साइड में बैठे हो, तुम कहीं भी, तुम जहन्नुम में बैठे हो चाहे तुम स्वर्ग में बैठे हो, तुम जहां मर्जी बैठे हो, तुम्हें पकड़ लिया जाएगा। तो प्लीज कृपया करके बातें मत करिए। फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म होगा ए। तो पहला टर्म होता है इस सीरीज का, वो क्या होता है? ए। और अगर हम बात करेंगे कॉमन डिफरेंस की, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा इसमें? कॉमन डिफरेंस हो जाएगा बेटा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, विच इज डी। तो डी निकालने का तरीका क्या है? आप सेकंड टर्म, माइनस फर्स्ट टर्म कर दीजिए, या फिर आप थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कर दीजिए। मतलब आप एक बड़ा टर्म और एक उससे एक पहले वाला टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। या फिर आप ये भी तो कर सकते हो कि सर डी निकालना है ना, तो आप क्या कर सकते हो? nth टर्म, बताओ इसको किससे सब्ट्रैक्ट करूं? n-1, n-1th टर्म और nth टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको कॉमन डिफरेंस डी मिल जाएगा। अगर आप nth टर्म मतलब मान लेते 10वें टर्म की बात कर रहे हैं, तो 10वां टर्म और उससे पहले एक टर्म मतलब 9वां टर्म, तो 10वां टर्म माइनस 9वां टर्म कर दोगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा? कॉमन डिफरेंस। तो दो चीजें तो मैंने आपको निकालना सिखा दी, फर्स्ट टर्म क्या होता है और nth टर्म, सॉरी, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। अब ये nth टर्म लिखने का तरीका क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछेगा किसी भी एपी में nth टर्म लिख के बताओ, nth टर्म लिख के बताओ, तो कैसे लिखोगे? ध्यान से सुनना। जब तुमने फर्स्ट टर्म लिखा था तो तुमने उसको लिखा था ए। जब तुमने सेकंड टर्म लिखा तो क्या लिखा? ए प्लस 1d लिख दूं? एक ही बात है। और ए, इसको फर्स्ट टर्म को क्या लिखा था? ए प्लस 0d। अच्छा, थर्ड टर्म को क्या लिख रहा हूं? तो जब थर्ड टर्म लिखा तो यहां पे 2 आया, जब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म लिखा तो यहां पे 1 आया, और जब फर्स्ट टर्म लिखा तो यहां पे 0 आया। तो फोर्थ टर्म लिखूंगा तो क्या आएगा? तो nth टर्म लिखूंगा तो क्या आएगा? a प्लस nd या फिर n-1d। समझ में आ गई बात? जब फर्स्ट टर्म लिखा तो यहाँ पे एक कम आया था, 0 आया था, सेकंड टर्म में यहाँ पे 1, थर्ड टर्म में यहाँ पे 2 आया, फोर्थ टर्म में यहाँ पे 3 आया। इसका मतलब अगर मैं nth टर्म लिखूंगा तो यहाँ पे क्या आने वाला है? तो लिख लेते हैं भैया, nth टर्म हो जाएगा an विल बी इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। हो गया nth टर्म। आपको पूछी जाएंगी ये सब बातें। एक और चीज आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज द सम ऑफ n टर्म्स? सम ऑफ n टर्म्स। हाँ, तो यहां पे आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या? सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा? n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। किसी भी एपी में अगर आपको सम लिखना है तो किसके बराबर हो जाएगा? n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मतलब वही nth टर्म जो आप बात कर रहे हो। तो चलो पुट करके देख लेते हैं यार, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। क्या आएगा? s इज इक्वल टू n/2
फर्स्ट सम क्या होगा, ए प्लस लास्ट सम क्या है, ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय डी। तो मेरे पास जो सम आ जाएगा वो आ जाएगा एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय डी। आपको जैसे मर्जी याद रखना है आप याद रखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस आपको पता होना चाहिए सम कैसे निकालना है। तो बेसिकली ये होती है पूरी एपी की कहानी। मैं तो ये याद रखता हूँ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और उससे निकाल लेता हूँ। तो एन टर्म पता होना चाहिए, सम ऑफ एन टर्म्स पता होना चाहिए और एपी पहचाननी आनी चाहिए। एपी पहचानने का तरीका बहुत सिंपल है, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ले लो, जो भी डिफरेंस आएगा वो सेम आना चाहिए सारी जगह पे। क्या ये बात क्लियर है सबको? चलो भैया एपी इतनी पढ़नी है बस, इससे ज्यादा नहीं पढ़नी, नीट में जितनी चाहिए उतनी पढ़नी है, करिए कॉपी, कॉपी कर लो जल्दी से। हाँ भाई हो गया। चलिए देखिए, देखो भाई, देख लिया। बढ़े आगे, चलिए अगला सुनना जरा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। आपको मैं एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रहा हूं, आपको उसके नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं और आपको उसका सम बताना है। क्या है सीरीज? सीरीज है 4 + 8 + 12 + सो ऑन अप टू 64। करोगे ट्राई? चलो बताओ, 4 8 12 फिर 16 फिर 64 तक जा रही है ये। आपको इसका सम बताना है और आपको इसके नंबर ऑफ टर्म्स बताना है। बताइए, मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए सारे, सम निकालने का फॉर्मूला भी बता दिया, नंबर ऑफ टर्म्स nth टर्म निकालने का फॉर्मूला भी बता दिया, सारा कुछ आप कर सकते हो।
14 आ रहा है, एन 16 आएगा। अच्छा, अच्छा तुम्हें फर्स्ट टर्म पता लग रहा है, फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म तो 4 है, मतलब ए की वैल्यू तुम्हें 4 दे दी गई है। तुम्हें फर्स्ट टर्म 4 दे दिया गया, मतलब तुम्हें ए की वैल्यू दे दी गई है 4, बहुत बढ़िया, ए की वैल्यू 4 आ गई। इसके बाद तुम्हें कॉमन डिफरेंस पूछा जाएगा, वो कितना आ रहा है? वो भी 4 ही आ रहा है, बहुत बढ़िया। और nth टर्म अगर मैं तुमसे पूछूंगा व्हाट इज द nth टर्म, मतलब तुम्हें an निकालना है। an कितना है, हो गया 6। जो भी लास्ट टर्म होता है ना उसी को nth टर्म बोला जाता है। तो an 64 है। क्या हमें an का फॉर्मूला पता है? क्या होता है? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो 64 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस n माइनस वन इंटू 4। तो n माइनस वन इंटू 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 60। n माइनस वन की वैल्यू कितनी आ गई? 60/4। क्या ये 15 आ जाएगा? तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16। नंबर ऑफ टर्न्स आ गए 16। अब सम निकालना है तुम्हें। सम निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे n/2 इंटू a प्लस an, फर्स्ट सम प्लस लास्ट सम। क्योंकि फर्स्ट सम भी पता है और लास्ट सम भी पता है, पुट कर दो आंसर आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी है? 16। 16/2, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 4, nth टर्म की वैल्यू 64। तो आंसर आ जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 68। कितना आ रहा है ये? 544। 544 इज द आंसर। सम ऑफ n टर्म्स इज 544। कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? चलिए पढ़ते हैं आगे, एक और करते हैं। पढ़े आगे। चलिए इसका भी बता दीजिए जल्दी से। 5, 10, 15, 20 so on up to 500. Find the sum of the series. Find the sum of series. Find the sum of series. बताइए। 5, 10, 15, 20 so on करते करते up to 500 आपको सम बताना है सीरीज का। नंबर ऑफ टर्म्स में वैसे पूछ हमें निकाल रहा हूं मैं। $25,250। भैया यहाँ तो अंदर आते हो, यहाँ बाहर चले जाओ। हाँ भाई, 25,250। अच्छा चलो देख लेते हैं। यहाँ पे तो डायरेक्ट करेंगे यार, सब निकालना है। क्या करेंगे? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है, n नहीं दे रखा, तो n निकाल लेते हैं। n निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। तो an जो है वो 500 दे रखा है। दिस विल बी इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय d की वैल्यू कितनी है? 5। तो 5 इंटू n माइनस वन की वैल्यू आ जाएगी 495, है ना? n माइनस वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 495 डिवाइडेड बाय 5। कितना आ जाएगा ये? 99। करेक्ट, 99। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 100। n की वैल्यू 100 आ गई। तो ये आ जाएगा 100/2 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू 5 प्लस 500। ये आ जाएगा 100/2 मल्टीप्लाइड बाय 505। कितना आ जाएगा? 505 मल्टीप्लाइड बाय 50। अरे यही आएगा ना? 2 और 25, 25,250। कर लेंगे तो क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट। बढ़े आगे। बढ़ जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। पता है कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। वैसे तो इसका रिजल्ट आपको याद होना चाहिए,
याद है तो बढ़िया, नहीं याद है तो निकालिए। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 अप टू एन, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम निकालिए। निकालो। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। एन इंटू n+1/2, एन इंटू n-1/2। बता, एक ही बात है यार, वही तो बात है, कैसी कर पाते कर रहे। चलो सीरीज बनाते हैं, क्या सीरीज है, 1 2 3 सो ऑन अप टू एन। फर्स्ट सम क्या है, फर्स्ट सम 1, लास्ट सम क्या है एन, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, व्हाट आर द नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये, एन टर्म्स है। 1 2 3 4 5, मैंने बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो लास्ट सम क्या है 10, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 10, 10 है भाई, समझे या नहीं समझे। तो बस अब हो गया, क्या करेंगे, सम निकालना है अपने को, तो करेंगे n/2 नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, फर्स्ट सम प्लस लास्ट सम, व्हाट इज फर्स्ट सम 1 प्लस लास्ट सम n, आगे आंसर खत्म। n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। आपको ये रिजल्ट याद भी होना चाहिए, कभी भी अगर आपको किसी भी सीरीज में फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम निकालने को आ गया तो आपको ये फॉर्मूला याद भी होना चाहिए, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। कर लोगे ये वाले क्वेश्चंस। चलिए, इतना ही पढ़ना है बस अपने को, इतनी ही इंफॉर्मेशन चाहिए एपी के बारे में। बढ़े आगे। है क्या हुआ, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, किसने बोला, कौन बोल रहा था, पढ़ाओ, कौन बोल रहा था, क्या बोल रहा है। तो जीपी होगा और क्या हो गया, बोल क्यों रहा है भाई, ये आवाज कौन सी उल्टी सीधी निकाल रहा है। पिटाई हो जानी है बेटा, तुम्हें जो मस्ती मजाक करनी होती है दूसरे पीरियड में करा करो, मेरे में मत करा करो, पहले बता रहा हूं मैं, बैंड बजा दूंगा तुम्हारी मैं। चुप करके पढ़ लो, मैं, मेरे से मस्ती मजाक मत करा करो, मैं करूंगा जब करूंगा मस्ती मजाक, तुम नहीं करोगे। हाँ बहुत बढ़िया, यस सर, समझा, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम लोग जीपी से डिनोट करते हैं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी से डिनोट करते हैं, क्या होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, आइए पढ़ते हैं। अगर आपकी सीरीज कुछ ऐसी आ रही है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, सीरीज कैसी आ रही है, पहला टर्म है ए, दूसरा टर्म है ए आर, तीसरा टर्म है ए आर स्क्वायर, चौथा टर्म है ए आर की पावर 4, सॉरी ए आर क्यूब, एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता चला जा रहा है आर की पावर। अब इसको पहचानने का तरीका क्या है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो किसके बराबर है, वो ए के बराबर है, फर्स्ट टर्म जो है वो ए के बराबर है। और यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो है वो सेम है, रेशियो का मतलब डिवाइड करना, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, करो जरा, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट करो, कितना आ रहा है आर, महान है ना, मतलब ये भी करके दिखाना पड़ रहा है, ए आर डिवाइडेड बाय ए बच्चों,
देखो बच्चों, ए से ए कैंसिल आउट हो गया ना बच्चों, तो क्या बचेगा बेटा? बहुत बढ़िया, होनहार बच्चे। सुनिएगा, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करेंगे, कितना मिला? थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म करो। पक्का बच्चों? नहीं 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 बच्चों, मैं बताता हूं बच्चों। ए आर स्क्वायर बेटा डिवाइडेड बाय बेटा क्या? अरे वाह बेटा, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा ना, और बेटा ये एक आर से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बेटा क्या बचेगा? अरे आ गया? नहीं 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 सर, अभी भी नहीं आया सर, हम तो और महान है। तो बेटा आर स्क्वायर को क्या मैं आर इंटू आर लिख सकता हूँ? डिवाइडेड बाय क्या नीचे आर होता है बेटा? ये देखो, अब आया आर। टैलेंट छुप छुप के मतलब बैठा हुआ था मैं, मुझे कोटा से खींच लाया गया तुम्हारा टैलेंट, तभी मैं पटना आया हूँ पढ़ाने। फर्स्ट टर्म क्या है? ए। और अगर आप सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट करते हो तो भी ए, थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड करोगे तो भी ए, फोर्थ डिवाइडेड बाय आर, फोर्थ डिवाइडेड बाय थर्ड करोगे तो भी आर। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि आपका यहाँ पे क्या सेम आ रहा है? रेशियो सेम आ रहा है या डिफरेंस सेम आ रहा है? तो इस रेशियो को बोला जाता है कॉमन रेशियो। क्या बोला जाता है? कॉमन रेशियो को हम लोग आर से डिवाइड, आर से डिफाइन करते हैं। और इसको बोलते कैसे हैं, ध्यान से सुनना। इट इज सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, या फिर इट इज थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, या फिर इट इज nth टर्म। बताओ nth टर्म को किससे डिवाइड करो? n माइनस 1th टर्म। क्या ये बात समझ में आई? अरे जब ये 2 था तो ये 1 था, जब ये 3 था तो ये 2 था, तो जब ये n होगा तो ये एक कम होगा, n माइनस 1 टर्म। तो इस तरीके से हम कॉमन रेशियो निकाल लेंगे। फर्स्ट टर्म में मिल गया हमें। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द nth टर्म ऑफ जीपी, व्हाट इज द nth टर्म ऑफ जीपी। जैसे एपी में nth टर्म होता था a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे nth टर्म ऑफ जीपी क्या होगा? तो ध्यान से देखना, ए एन विल बी इक्वल्स टू, देखना जरा मैं आपको बताता हूँ, आप खुद ही बताओगे। पहला टर्म है ए आर की पावर 0, देख सकते हैं? आर की पावर 0 क्या होगा? 1 होगा। पहला टर्म है ए आर की पावर 0। दूसरा टर्म क्या है? ए आर की पावर, तीसरा टर्म। तो पहले टर्म में आर की पावर 0 एक कम, दूसरे टर्म में आर की पावर 1 एक कम, तीसरे टर्म में आर की पावर 2, चौथे टर्म में आर की पावर 3, nth टर्म में। बताइए, जब पहला टर्म लिखा तो यहाँ पे आर की पावर 0 लिखा, जब दूसरा टर्म लिखा तो यहाँ पे आर की पावर 1 लिखा, मतलब एक कम लिखते जा रहे हैं। जब तीसरा टर्म लिखा तो यहाँ पे आर की पावर 2 लिखा, जब चौथा टर्म लिखेंगे तो आर की पावर कितनी लिखेंगे? तो जब nth टर्म लिखेंगे तो आर की पावर क्या लिखेंगे? n माइनस 1। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? nth टर्म विल बी इक्वल्स टू ए, वो तो आएगा ही आएगा, साथ में आर की पावर, बोले यार, n माइनस ए आर की पावर n माइनस 1। इस तरीके से आपको बेसिकली nth टर्म लिखना होता है जीपी का। क्या आपको समझ में आ गई है सारी बातें? अब इसके अंदर आपको एक फॉर्मूला, बल्कि दो फॉर्मूले और याद करने हैं। कौन से? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो नहीं भी याद हुआ तो भी चलेगा, बट मैं लिखवा देता हूं। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। अगर आपके पास n टर्म्स हैं और आपको उसका सम करना है, तो सम हो जाएगा, सम को मैं ऐसे डिनोट कर देता हूं। n टर्म्स का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल्स टू a r की पावर n माइनस 1। इसमें और इसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इसमें हम r की जो पावर है वो n माइनस 1 है, और ये r की पावर n करा पहले, फिर जो भी निकल के आया उसमें माइनस 1 करा। समझ में आई ये बात? दोनों में डिफरेंस है, दोनों टर्म्स अलग अलग है। तो a r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। क्या ये यूज होगा हमारी फिजिक्स में? नहीं यूज होने वाला। क्यों लिखवा रहे हो सर? मन कर रहा है मेरा। हमारा मन करे लिखना, नहीं मन करे मत लिखना, स्किप कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये
फॉर्मूला कभी भी आपका फिजिक्स में, नीट फिजिक्स में यूज नहीं होने वाला। जेई में तो खैर कुछ भी यूज हो सकता है, नीट फिजिक्स में आपका फॉर्मूला ये वाला यूज नहीं होगा। आपको कहीं पे भी नीट के अंदर किसी भी फिजिक्स प्रॉब्लम में ये फॉर्मूला नहीं मिलने वाला। लेकिन कौन सा मिलेगा वो बता देता हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं लिखने वाला हूँ। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। मैं एक काम करूंगा, मैं पहले ना तुम्हें लिखवा देता हूँ, पहले तुम लिख लो, नहीं तो फिर दिमाग में ना तुम्हारे कंफ्यूजन हो जाएगी। तुम पहले लिख लो इतना, फिर मैं आपको इनफाइनाइट बताता हूँ। पहले लिख लो, फिर इनफाइनाइट बताता हूँ। लिखिए। हाँ भाई, हो गया। चलिए लिखिए, ये लिख लीजिए, फिर मैं आपको इनफाइनाइट का बताता हूँ। हाँ भाई, बढ़े आगे। चलिए देखिए, अब इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का क्या सम होगा। मान लेते हैं तुम्हारा पहला वही जीपी की सीरीज तो वैसी रहेगी जैसे हमारी थी, ए आर स्क्वायर। ऐसे करते करते कितने टर्म्स हैं, इनफाइनाइट टर्म्स है, खूब बढ़ते चले आ रहे हैं टर्म्स, मतलब कभी रुक ही नहीं रहे, टर्म्स इनफाइनाइट है। अब इसकी अगर मुझे सम निकालना है तो इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज सम इज इक्वल टू, इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ये होता है ए अपॉन 1 - आर। कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया, नहीं जानना। रिजल्ट याद रखो कि अगर इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी होगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी, तो आपका जो सम होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ए अपॉन 1 - आर। ए अपॉन 1 - आर के बराबर हो जाएगा। दिस इज द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। ये हो जाएगा ए अपॉन 1 - आर के बराबर। यहाँ पे आर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, आर कैन बी पॉजिटिव, आर कैन बी नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, कॉमन रेशियो। लेकिन एक कंडीशन है, ये फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हो, वैलिड वैलिड ओनली व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, आर का जो मैग्नीट्यूड है, देखो आर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, बट जो भी मैग्नीट्यूड आएगा आर का, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ आर पॉजिटिव वैल्यू आएगी,
तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर जो है वो 1 से कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जो मैग्नीट्यूड है आर का वो 1 से कैसा होना चाहिए, छोटा। ऐसा क्यों, एक बात बताओ जरा। चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लेते हैं मैंने तुम्हें एक सीरीज दी, 1 का डबल 2, फिर 4, 8, 16 अप टू सॉन, ये इंफिनिटी तक जा रहा है मामला। बताइए क्या ये जीपी है या नहीं है, तो क्या ये जीपी है या नहीं है, है। क्या कॉमन रेशियो निकाल सकते हो आप, 2/1, 2, 4/2, 8/4। जीपी तो है, कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। क्या ये नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं या घटते चले जा रहे हैं, 16 के बाद क्या आएगा, उसके बाद। अब तुम सोचो ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स हैं, तो जब तुम इसका सम करोगे इन सारे नंबर्स का, तो क्या तुम्हें सम फाइनाइट मिलेगा कि इनफाइनाइट मिलेगा, तो हमारे ये नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी तो ये मैंने बस 4-5 नंबर्स लिखे हैं। सोचो तुम्हें अगर 100 नंबर लिखना होता है या 200 नंबर लिखना होगा तो वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हर पर्टिकुलर नंबर अपने पीछे वाले का डबल होता जा रहा है। तो ये नंबर्स का जब तुम सम करोगे तो तुम्हें इनफाइनाइट मिलेगा सम या फाइनाइट मिलेगा, इनफाइनाइट सम मिलेगा। कैसा मिलेगा, अब इनफाइनाइट अगर तुम्हें सम मिल रहा है तो क्या तुम ये वाला फॉर्मूला लगा पाओगे वहां पे, नहीं। जहां पे जो कॉमन रेशियो तुम्हारे पास आ रहा था वो कॉमन रेशियो 1 से बड़ा आ रहा था कि 1 से छोटा आ रहा था, 1 से बड़ा आ रहा था। तुम डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है, 2 के बराबर आ रहा है। कॉमन रेशियो जो है वो 1 से बड़ा आ रहा है। कॉमन रेशियो 1 से बड़ा आने का मतलब ये है कि ये सम इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, और अगर सम इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। इसी वजह से मैंने बोला था कॉमन रेशियो 1 से छोटा होना चाहिए। अब 1 से छोटे को भी देख लेते हैं जरा, लॉजिकली सोच के बताना। 1 से छोटे को भी देख लेते हैं। पहला टर्म 1 ले लिया, दूसरा ले लिया 1/2, तीसरा ले लिया 1/4, फिर ले लिया 1/8, फिर ले लिया 1/16, अप टू इंफिनिटी। इंफिनिटी तक जा रहे हैं नंबर्स। बताइए क्या ये जीपी है, डिवाइड करो जरा, रेशियो बताओ, कॉमन रेशियो बताइए, आर की वैल्यू बताइए। कॉमन रेशियो बताइए, अरे कितना आ रहा है, 1/2 आएगा। 1/2, इसको 1/2 को 1 से डिवाइड करो कितना आएगा, अच्छा 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2 करोगे कितना आएगा, आता है। अब बताओ जरा ये नंबर्स घटते जा रहे हैं कि बढ़ते जा रहे हैं, क्या ये नंबर्स डिक्रीज करते जा रहे हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जब इनको ऐड करोगे तो क्या तुम्हें एक फाइनाइट सम मिल सकता है या नहीं मिल सकता, बिल्कुल मिल सकता है। घटते हुए नंबर्स की अगर सीरीज को ऐड करोगे यू कैन गेट अ फाइनाइट सम, लेकिन बढ़ते हुए नंबर्स की सीरीज को अगर ऐड करोगे तो हमेशा सम कैसा आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो इस बात का अपने को ध्यान रखना है कि जब भी आपका कॉमन रेशियो होगा, जब भी कॉमन रेशियो होगा तो वो 1 से छोटा होना चाहिए। अगर आप इनफाइनाइट नंबर्स का सम निकाल रहे हो, फाइनाइट के लिए कोई कंडीशन नहीं है, आर की वैल्यू 1 से छोटी हो बड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इनफाइनाइट नंबर्स का सम निकालना है तो जो कॉमन रेशियो है वो 1 से कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। उसका मैग्नीट्यूड 1 से कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है आपको, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास हो गया इनफाइनाइट का सम। जल्दी लिखो अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर, देखिए लिख लो भैया।
आगे चलिए क्वेश्चन लिखते हैं भैया। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। क्या सीरीज दे रखी है आपको? 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 अप टू इंफिनिटी। बताइए क्या आंसर होगा? बताइए क्या आंसर होगा? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। पहले पहचानो कि ये जीपी है या नहीं है। अगर ये है तो लगाओ इनफाइनाइट का सम, और उसके लिए चेक कर लेना कि कॉमन रेशियो 1 से छोटा आ रहा है कि बड़ा आ रहा है। कितना आ रहा है आंसर? 2 आएगा, करेक्ट। क्या ये इनफाइनाइट जीपी है या नहीं है? बिल्कुल है भैया, ये इनफाइनाइट जीपी तो है। और अगर ये इनफाइनाइट जीपी है तो इसका फर्स्ट सम निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट सम जो है वो 1 के बराबर है। और कॉमन रेशियो कितना आ रहा है? कॉमन रेशियो आ रहा है 1/2। 1 से छोटा है तो बढ़िया, अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो सम कितना हो जाएगा? इसका सम हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस आर। ए की वैल्यू 1 है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2। कितना आंसर आ जाएगा? ये नीचे 1/2 आ रहा है तो क्या 2 आ जाएगा आंसर? 1 डिवाइडेड बाय 1/2 दैट इज इक्वल टू 2। बहुत बढ़िया। एक और करते हैं, एक और करते हैं। बढ़ू आगे। चलिए अब इसका बताइए, क्वेश्चन नंबर 2। 1 - 1/2 + 1/4 -1/8 + 1/16, ऐसे करते करते इन्फिनिटी। अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है। 1 फिर -1/2 फिर प्लस का 1/4 फिर माइनस का 1/8, ऐसे करते करते अप टू इन्फिनिटी जा रहे हैं। आपको बताना है कि इस सीरीज का सम क्या है। बाय 3, करेक्ट। आंसर आ रहा है? आ गया सबका? चलिए, इनफाइनाइट जीपी ये भी बन रही है। कैसे पता लगा? भाई अगर तुम कॉमन रेशियो निकालोगे तो कॉमन रेशियो निकाल के तुम्हें सब पता लग जाएगा। सेकंड टर्म क्या है? 1/2 है कि -1/2 है? हाँ, सेकंड टर्म -1/2 है। तो माइनस का 1/2 डिवाइडेड बाय 1, -1/2 आ रहा है। अगर तुम इसको डिवाइड करोगे 1/4 डिवाइडेड बाय -1/2, इससे भी तुम्हारा आंसर कितना आएगा? माइनस का 1/2। तो कॉमन रेशियो -1/2 आ गया। क्या मैग्नीट्यूड जो है कॉमन रेशियो का, क्या वो लेसर देन 1 है? कॉमन रेशियो का जो मैग्नीट्यूड है क्या वो 1 से छोटा है? हाँ भाई, वो 1 से छोटा है। तो इसका मतलब हम लोग लगा सकते हैं फॉर्मूला। तो सम क्या हो जाएगा अपने पास? सम विल बी इक्वल्स टू, ए की वैल्यू थी 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। आर की वैल्यू विद साइन पुट करनी है, -1/2 पुट करनी है। अंदर आ जाएगा ये 1 + 1/2 आ जाएगा। और 1 + 1/2 क्या होता है? 3/2। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2/3। 2/3 इज द करेक्ट आंसर। कर लोगे? इतना जानना है बस, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना अपने को। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, एक और करा देता हूँ। बढ़े आगे। बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड फाइंड एफ नेट, फाइंड एफ नेट इफ एफ नेट इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम ब्रैकेट में 1/r² + 1/2r²
प्लस 1/4r² अप टू इंफिनिटी। बताइए नेट फोर्स की वैल्यू कितनी है। अब ये जी क्या होता है, कैपिटल एम क्या होता है, स्मॉल एम क्या होता है, ये सब जाए भाड़ में, हमें नहीं पता। तुम्हें तो इनको नंबर मान के चलना है, कांस्टेंट मान के चलना है। अभी क्या होते हैं ये बाद में करेंगे। ये क्वेश्चन एक्चुअली में ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है। 11th क्लास में एक चैप्टर आएगा फिजिक्स में, ग्रेविटेशन। बट मैं तुम्हें सिर्फ जीपी का कंसेप्ट बताना चाहता हूँ कि जीपी कहाँ पे लग रही है। r² इंटू जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ये भी तो आएगा ना। सही है। r² इंटू जी कैपिटल एम स्मॉल। चारे इसको मत भूलो ना बेटा। न्यूटन भैया खूब मारेंगे आके सपनों में। इतनी मेहनत करी मैंने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताने के लिए, लोगों ने मेरा जी एम और एम ही उड़ा दिया है। न्यूटन से पहले कौन मारेगा तुम्हें? न्यूटन नहीं, मैं तो कहाँ है। न्यूटन से पहले तुम्हें मारेगा गैलीलियो। 1/r² - 1। कौन सी दुनिया के आंसर आ रहे हैं तुम्हारे हैं? हाँ भाई, सबसे पहला स्टेप क्या होगा बताइए? कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है? अरे बोलो यार, कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको? तो हमेशा कोशिश करा करो कोई भी एक्सप्रेशन दी हो उसमें से जो कॉमन आ रहा हो वो कॉमन निकाल लिया करो। तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? जी कैपिटल एम स्मॉल एम, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय r² कॉमन ले लिया तुमने। बताओ अंदर क्या बचेगा? कैपिटल एम स्मॉल एम बाय r², अंदर क्या बचेगा? 1 + 1/2 1/4 अप टू इंफिनिटी। क्या यही बचेगा? यस और नो? पक्का? अब ये तो अभी निकाल चुका हूं 2। इसका आंसर कितना आया था? इसका आंसर कितना है? सम इसका कितना आया था? 2। तो पुट कर दो डायरेक्टली, तो आ गया आपका नेट फोर्स। नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2g कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय r²। दैट इज आंसर। 2g कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय r²। तो ऐसा कोई क्वेश्चन तुम्हें फिजिक्स में दे देंगे, उसमें जीपी लग रही होगी, वो जीपी को तुम्हें सॉल्व करना है, जो फॉर्मूला बताया है उसको लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो नीट के अंदर फिजिक्स में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये पॉसिबल है आंसर। क्लियर है? चलिए, तो दो चीजें हो गई अपनी, कौन कौन सी हो गई? एपी हो गई और जीपी हो गई। एक तीसरा पार्ट और बचा है अलजेब्रा में जो अपने को पढ़ना है, दैट इज बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। वो भी कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक आती है सॉल्व करनी? क्वाड्रेटिक आती है सबको? मैं बोलूं ax² + bx + c करके क्वाड्रेटिक दे रखी है, इसके रूट्स निकालने, निकाल लोगे? वो मेथड आता है वो वाला जो बड़ा सा लंबा सा फॉर्मूला आता है जिसमें -b + √ऑफ आता है। आता है ना? चलो बढ़िया। तो कर कुछ तो आता है तुम्हें। नहीं तो मैं तो इतने टाइम से यही सोच रहा था कि तुम एलकेजी से उठ के आ गए हो। अरे बड़े आगे। चलिए अगला, अगला कंसेप्ट बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, सुनना जरा ध्यान से। जितना बता रहा हूं उतना बस याद कर लो। कहां से आया लॉजिक मैं नहीं बता पाऊंगा, मैथ्स का पार्ट है, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम 11वीं में एक पूरा का पूरा चैप्टर होता है, मैं उसका बस एक छोटा सा पोर्शन उठा रहा हूं जो मुझे फिजिक्स के लिए चाहिए। सुनो, क्या होती है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन? अगर तुम्हें कहीं पे भी इस तरीके का टर्म दिख जाए फिजिक्स में, 1 + x⁴n, क्या दिख जाए तुम्हें? 1 + x⁴, कितने टर्म्स हैं इसमें? अंदर ब्रैकेट में कितने टर्म्स हैं?
इसी वजह से नाम पड़ गया बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब दो टर्म्स। तो अगर तुम्हें ऐसा कहीं पे भी दिख गई ये चीज 1 + x की पावर n, जहां पे फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है, पहला टर्म हमेशा 1 होना चाहिए, एक टर्म हमेशा क्या होना चाहिए 1, प्लस आगे कुछ x है और उसकी होल पावर क्या है n, और कंडीशन, तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी, इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकल के आएगी। ये जो साइन होता है ये अप्रोक्सीमेशन का साइन होता है, मतलब एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है। इसकी जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आएगी, ये जो अप्रोक्सीमेशन आएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 + nx। इसके बराबर आएगी 1 + nx के बराबर। यहाँ पे ये जो n है, n है यहाँ पे n, ये n जो है ये x का क्या बन जाएगा, कोफिशिएंट। क्या बन जाएगा ये कोफिशिएंट। आपने पढ़ा 1 + x की पावर n, ये जो n है ये आगे आ जाएगी, x का कोफिशिएंट बन जाएगी। इट इज द अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ 1 + x की पावर n। अब ये कंडीशन लगेगी कब, कंडीशन है इसकी, ऐसे हर जगह पे यूज नहीं कर सकते। कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ x है, मुझे नहीं पता x पॉजिटिव है नेगेटिव है, कुछ भी हो सकता है, x कैन बी एनी नंबर। कंडीशन ये है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ x है दैट शुड बी मच लेसर देन 1। आपने जो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगानी है आप वो तभी लगा सकते हो जब आपका ये जो नंबर है x, ये नंबर का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब विदाउट साइन लेना अपने को, जो नंबर का मैग्नीट्यूड है वो इस 1 से कैसा होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। अगर 1 से बहुत छोटा है तो फिर आप अप्रोक्सीमेटली 1 + x की पावर n को क्या लिख सकते हो, 1 + nx। यहाँ पे ये जो पावर है n, ये पावर बेसिकली x का कोफिशिएंट बन जाएगी और आप उसके अकॉर्डिंग बहुत इजीली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। मतलब तुम खुद देखो ना यार, इस पर्टिकुलर अप्रोक्सीमेशन ने क्या फायदा कराया, इसने फायदा ये कराया कि पहले जो नंबर पावर में आ रहा था, पहले तुम्हें पावर खोलनी पड़ती, ब्रैकेट खोलना पड़ता, वो एक सिंगल टर्म में लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट होकर रह गया। ये फायदा है इसका बाइनोमियल का। कहाँ पे यूज होगा वो भी हम देखेंगे, बट बेसिकली बाइनोमियल आपको ऐसे देखनी है। तो जैसे मान लेते हैं मैंने आपको बोला, मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो। मान लेते मैंने आपको बोला कि आपको इसका आंसर निकालना है, आपको निकालना है 1 + 1/10, 1/10 की पावर 2, 1 + 1/10 की पावर 2, या 1/10 की जगह 1/100 ले लेते हैं। 1 + 1/100 की पावर 2। पहले तो एक बात बताओ, क्या तुम यहाँ पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं पक्का। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि पहला टर्म क्या है, बोलो यार जल्दी, पहला टर्म क्या है और दूसरा टर्म क्या 1 से बहुत छोटा है, हाँ बहुत छोटा है। जितना छोटा होगा ये टर्म उतना अच्छा आंसर आएगा, उतना क्लोज आंसर आएगा। उतना ये वाला टर्म 1 के क्लोज रखोगे उतना गलत आंसर आने के चांसेस हैं। तो 1 + 1/100 की पावर 2 हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे इसको, तरीका क्या होगा भैया, निकालने का तरीका है ये, आप क्या करोगे, आप 1 + ये जो 2 है ये इस 1/100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 1 + 2 × 1/100। कितना आ जाएगा ये आंसर, क्या आ जाएगा 1 + 0.02। बोलो यार कितना आ जाएगा, 1 + 0.02। आंसर क्या आ जाएगा 1.02। 1.02 इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई है, अरे बोलो यार। अब एक काम करते हैं, कैलकुलेटर से जरा इसका आंसर निकालते हैं, देखते हैं हमारे कितना एरर आएगा, मतलब क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो देखते हैं जरा, 1 + 1/100 है ना, 0.01 है, ये 1 + 0.01 का होल स्क्वायर है, तो 1.01 का होल स्क्वायर है, तो 1.01 × 1.01 ये आ रहा है 1 इसका जो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.0201। तो क्या हम अपने आंसर के ऑलमोस्ट क्लोज हैं, अरे है या नहीं है, तो हम लोग लगा सकते हैं इफेक्टिवली, हम लोग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक काम करते हैं जरा, इसको ना नंबर को छोटा करते, मतलब बड़ा करते हैं, 1/10 करते हैं, देखते हैं जरा तब क्या एरर आ रहा है, देखते हैं।
अगर मैंने 1+1/10 करा और इसका होल स्क्वायर करा, तो बाइनोमियल से इसका आंसर क्या आना चाहिए? क्या 1+2/10 आना चाहिए? अरे बोलो यार, 2/10 हो गया 1.2। अरे आ रहा है नहीं आ रहा? और इसका नॉर्मल तरीके से आंसर निकालोगे तो 0.1, 1.1 का स्क्वायर। तो 1.1 का स्क्वायर अगर करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 1.21। तो यहाँ पे 1.2 आ रहा है, यहाँ पे 1.21 आ रहा है। क्या तुम्हारा जो डिफरेंस है, क्या वो एरर बढ़ गया या घट गया? एरर बढ़ गया है तुम्हारा। ये समझ में आया? तुम वन के साथ जो नंबर ऐड कर रहे हो, वो जितना वन के पास होगा उतना बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से आंसर गलत आएगा या फिर एरर आएगा उसमें ज्यादा। और तुम ये वाला नंबर, ये वाला जो नंबर है, ये तुम जितना छोटा लोगे उतना तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर आएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? अरे बोलो यार। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन आपको तभी लगानी है जब आपका ये वाला टर्म बन रहा होगा। कौन सा? ये वाला 1+x⁻n इज इक्वल टू 1+nx। लेकिन कंडीशन है कि ये जो x है, x का जो मैग्नीट्यूड है, वो मच लेसर देन क्या होना चाहिए? 1। क्लियर है भैया? जीरो तो जीरो में क्यों लगाएंगे? जीरो में तो 1+0⁻n1। उसमें क्यों लगाएंगे? तुम भी यार। अरे क्लियर हुआ? चलिए एक कॉपी करिए बेटा। इतना इतना आसान आता नहीं है बेटा। ऐसे नहीं पूछेंगे तुम्हें, अच्छा बेटा इसका आंसर बता दो। ऐसे नहीं पूछते। कैसे पूछते हैं वो अभी बताता हूँ। अभी तो ठीक है, तुम्हें खुश करने के लिए दिया है कुछ। करो, अभी पूछता हूँ क्वेश्चन। हट जाए। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? अब ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1003 की पावर 1/3। आपको ये वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1003 की पावर 1/3। अब ये मैं कैसे निकालूं? क्या बायनोमियल लग जाएगी? अभी तो नहीं दिख रहा भैया बायनोमियल लगता हुआ। तो पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। ऐसा क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास, पहले कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे सुन लो, पहला मैं करा रहा हूं। 1003 की पावर 1/3 निकालना है। हमेशा अंदर वाले नंबर को ना दो नंबर्स के एडिशन के बराबर लिखा करो, जिसमें एक नंबर बहुत बड़ा हो और एक नंबर बहुत, बताओ कैसे लिख? 1000 की पावर लिख सकता हूं। अब लगा दूं बायनोमियल? लगेगी तो अभी भी नहीं, क्योंकि पहला एक टर्म क्या होना चाहिए? कैसे कैसे बनाऊं वन? वन कैसे बनाऊं? वन में कैसे कन्वर्ट करा जाए? 1000 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या मैं 1000 कॉमन ले लूं? कॉमन लेना आता है? अच्छा देखें जरा कितना आता है। ए प्लस बी में अगर मैंने ए कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा? कॉमन ले ही नहीं सकते।
रहने दो, तुम अपनी मैथ्स अपने पास रखो, कुछ ना आता तुम्हें। अबे कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है बे। ए प्लस बी है, ए कॉमन लिया, जिसको कॉमन लेते हो उसी नंबर से दोनों को डिवाइड कर दो। ए कॉमन लिया तो ए को ए से डिवाइड करोगे 1, और बी को ए से डिवाइड करोगे तो बी बाय ए, ले लिया कॉमन। क्लियर है? मैं पढ़ाते हुए ना मेरी आत्मा रो रही होती है अंदर से। ए वन प्लस बी, अरे क्लियर है? लो यार, पहले तुम्हें मैं कॉमन लेना सिखाऊं यार, एक तो हद है यार तुम्हारी। छोड़ ना, हट। हाँ भाई, 1000 कॉमन ले लूं? चलो भैया, एक एक स्टेप आराम आराम से, आराम आराम से करेंगे। 1000 कॉमन लिया भैया, ले लिया भैया 1000 कॉमन। बहुत आराम से करेंगे बेटा, बहुत ही आराम से। जो कॉमन लिया उससे क्या करेंगे? 1000 को 1000 से डिवाइड करो। वाह, पूरी क्लास में उसको वही समझ में आया बस। तुम किसी प्रोफेशन की तैयारी कर रहे हो क्या? स्कोप है बहुत सारा उसका भी। यस सर। 1000 कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया? 1000 कॉमन ले लिया। 1000 कॉमन लिया, जिसको कॉमन लिया क्या उससे डिवाइड करेंगे? 1000 को 1000 से डिवाइड करा, 3 को 1000 से डिवाइड करा, क्या 3/1000 लिख दूं? अरे बोलो यार। और इसकी पावर क्या थी? लिख सकते हैं? अब एक बात बताइए जरा, क्या ये वाले नंबर में, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 1000 की पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1+3/1000 की पावर 1/3 लिख सकता हूं? अरे मैंने पावर को स्प्लिट करके लिख दिया। ये भी बताता हूं, महान लोग है ना। ए इंटू बी का होल स्क्वायर, क्या ये ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिखा जा सकता है? पावर स्प्लिट हो जाती है मल्टीप्लीकेशन वाले टर्म्स में। समझ में आई ये बात? चलिए अब ध्यान से देखिएगा। अब बताओ 1000 की पावर 1/3 क्या है? व्हाट इज 1000 की पावर 1/3? व्हाट इज 1000 की पावर 1/3? ये हो जाएगा 10। तो मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा था 1003 की पावर 1/3, मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा था। 1000 की पावर 1/3 कितना हो जाएगी? 10। ये क्लियर हो गया सबको? कैसे ये नहीं नहीं नहीं, अरे ऐसे इतना इतना तुमसे एक्सपेक्ट कर लिया मैंने। 10 की पावर 3 की पावर 1/3, ये आता है? ये भी नहीं आता तो बताओ। आता है। और यहां क्या आ जाएगा? 1+3/1000 की पावर 1/3। अब बताइए, क्या मैं यहां बाइनोमियल लगा सकता हूं? अब लग सकती है नहीं लग सकती? पहला टर्म क्या है और दूसरा टर्म 1 से छोटा 1 से बड़ा? बहुत छोटा। और पावर 1/3 है, तो मैं यहाँ पे कितना लिख दूंगा? ये तो आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 1+1/3 इंटू 3/1000। समझ में आया क्या करा? पावर को आगे लेके आ गए, यहां लगाइए हमने बाइनोमियल। अब लगा सकते हैं बाइनोमियल। तो डायरेक्टली अगर कोई नंबर दे रखा है तो पहले उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, तब जाके आप बाइनोमियल लगा पाओगे। इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का तरीका कि पहले इस नंबर को बड़ा और छोटे के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो, फिर कौन से नंबर को कॉमन लेना है, बड़े वाले को छोटे वाले को? तो बड़े वाले को कॉमन लोगे तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट होके आ जाएगा। अब कर लो सॉल्व। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये आ जाएगा 10 इंटू 1+1/1000। इस 10 को अंदर भेज दो। 10 इंटू 1 कितना? और 10 इंटू 1/1000 क्या 1/100 बचेगा? तो मेरा आंसर आ रहा है 10, ये 0.01 है, आंसर आ जाएगा 10.01। 10.01 इज द आंसर। क्लियर है? ठीक है, मैं अब एक क्वेश्चन दूंगा आपको, आपको करना है। पहले आप इतना कॉपी करिए,
कॉपी करो पहले। बढ़े आगे। बढ़ जाएं। चलिए, इसका बताइए आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ 102 की पावर 1/2। करिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ 102 की पावर 1/2। अब मैंने आपको तरीके बता दिए हैं सारे, ट्राई करिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ 102 की पावर 1/2। बताओ क्या आंसर होगा। 102 की पावर 1/2। 10.1। देखते करो सारे लोग। 10.01। 10.1। चलिए देखते हैं क्या करेंगे। 102 की पावर 1/2 करना है तो 100, इसको लिखेंगे 100 प्लस 2 की पावर 1/2। किसको कॉमन लूं? 100 को। अब मैं थोड़ा जल्दी करूंगा। 100 को कॉमन लिया, अंदर आ जाएगा 1 प्लस 2/100। इसकी पावर हो जाएगी 1/2। पावर स्प्लिट हो जाएगी तो 100 की पावर 1/2 इंटू 1 प्लस 2/100 की पावर 1/2। ये आ जाएगा 10, और ये आ जाएगा 1 प्लस 1/2 इंटू 2/100। यहां मैंने बाइनोमियल लगा दिया तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 10 इंटू 1 प्लस, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/100। 10 को अंदर लेके चले जाओ, 10 प्लस 1/10, 10.1 आ रहा है आंसर। 10.1 इज द करेक्ट आंसर। अरे क्लियर है। चलिए एक और करते हैं। एक और करते हैं। बढ़े आगे। बताइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ
अंडर रूट 0.98, फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 0.98, बायनॉमियल से करना। 0.99, 0.9, 0.9, 0.9 तो बहुत ज्यादा एरर आ गया यार। करो यार, बैठना नहीं है बेटा, बैठने से कुछ नहीं हुआ आज तक किसी का। हाँ भाई, कैसे करेंगे? अंडर रूट ऑफ 0.98, क्या लिखेंगे इसको? 0.98 की पावर। अब 0.98 को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस, अरे बोलो यार, 1.0, 1 माइनस 0.2 थोड़ना होगा बे, 1 माइनस 0.02 होगा। अबे 1 माइनस 0.2 जो होता है वो 0.8 होता है। चौंकी हो यार तुम लोग सही में, मतलब अच्छा करते करते कई बार ऐसी हरकतें कर देते हो। 0.98, 0.02, 1 में से 0.02 माइनस करोगे तो आएगा। समझ में आया? क्या करते रहते हैं पता नहीं। इसकी पावर क्या हो जाएगी? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस 2/100 इसको? अरे बोलो यार, क्या बायनॉमियल लगा दूं? बायनॉमियल लग जाएगी, लग जाएगी, क्योंकि पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म 1 से छोटा है, माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं है। तो लगा दो बायनॉमियल, तो क्या आ जाएगा इसका अप्रोक्सीमेट आंसर? 1 माइनस, ये 1/2 आगे आ जाएगी पावर, 1/2 इंटू 2/100, ये कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस 0.01। कितना आएगा आंसर? 0.99। क्या आ गया आंसर? अंडर रूट ऑफ 0.98 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.99। कर लेंगे? समझ में आ गया? अरे बोलो। तो ये होगी आपकी बायनॉमियल की भी कहानी। तो बायनॉमियल भी कर लिया, एपी भी कर ली, जीपी भी कर ली। आपका होमवर्क ये है कि आपको अब जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे करने हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके डाउट भी आ रहे होंगे, वो मैं कल डिस्कस करूंगा, ठीक है? वो कल क्या मैं इस क्लास से गया हूं अभी? अगर तुमने अगली बार ये हरकत करी लास्ट क्लास में, तो बेटा 1 घंटा तुम्हें और बैठना पड़ेगा। चुप करके बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ चुप करके। जब मैं बोलूंगा तब आप जाएंगे, नहीं तो आप नहीं जाएंगे। ज्यादा हरकतें करी, 1 घंटा और एक्सटेंड कर दूंगा। बैठ जाओ चुप करके। क्या? पहले मुझे थोड़ा, हाँ है किसी का मन अभी जाने का? बैठ जाओ चुप करके। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको बेसिकली, आप मैंने सारा बेसिक मैथ्स का मेजॉरिटी पोर्शन सारा करा दिया है। आपका अब काम है कि आपको जहां जहां से क्वेश्चन मिल रहे हैं, मॉड्यूल, डीपीपी, शीट, या फिर कई और रिसोर्स अगर आपके पास हैं, आप उसको करना शुरू करिए। जितना आप इनपुट डालेंगे उतना आपका अच्छा होगा टॉपिक। मैंने अपनी तरफ से मेजॉरिटी क्वेश्चंस करा दिए हैं। कुछ क्वेश्चन में आपको डाउट आएंगे, वो वाले क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कल से आपका क्या स्टार्ट होने वाला है? वेक्टर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? पहले मैं डिस्कशन करूंगा। पहले डिस्कशन किसका करें, शीट का कर लें या मॉड्यूल का? क्या करा है आप लोगों ने, मॉड्यूल करी है, शीट करी है? तो कल पहले मॉड्यूल डिस्कस करेंगे, कल पहले मॉड्यूल डिस्कस करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग कल स्टार्ट क्या करने वाले हैं, वेक्टर्स। पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है।
आपको लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रही है आपको बात? अरे बोलो यार, क्लियर है? हाँ भाई, अब आप पूछिए। अभी कोई नहीं जाएगा बेटा, जब तक मैं बोलूंगा नहीं कोई भी नहीं जाएगा। बोलिए क्या हुआ? मॉड्यूल से डाउट तो कल करेंगे, मॉड्यूल से कल डाउट डिस्कस करेंगे, ठीक है? नहीं तो अभी बाहर आके पूछ लियो। क्या कह रहे हो? डेली क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आया। डेली डाउट डिस्कस करूं क्लास के अंदर? बाहर? हाँ तो बाहर पूछ लिया करो ना। मैं कब मना करता हूँ? कोई आता ही नहीं है मेरे पास। तुम इतना डरे हुए हो मेरे से कि तुम आते ही नहीं हो मेरे पास। मैंने डरा है? हट, मेरा तो काम है डराना। तुम क्यों डर रहे हो? अरे समझ में आ गया? अरे पक्की बात है? अरे क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? पक्का? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।